काजल अब बड़ी हो चुकी है। उसके पिता कमल और माँ शांति को अब उसके ब्याह की चिंता सताने लगती है और वो काजल के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ शांति अपनी बहू रुचि से काजल को संस्कार और मायके के घूंघट की मर्यादा के साथ साथ अच्छे विचार व रहन सहन को सिखाने के लिए कहती है। माँ जी, अब बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं काजल को मायके के घूंघट की मर्यादा रखना सिखा दूंगी। आखिर मेरी प्यारी ननद जो है। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम काजल को सब अच्छे से सिखा दोगी और वो खुद भी कई चीज़ें समझती है। माँ जी, आप इतनी चिंता मत करो, हमारी काजल बहुत समझदार है, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चला लेगी। मैं जानती हूँ बहू, लेकिन मेरा तो माँ का दिल है ना, इसीलिए बस मुझे यही चिंता लगी रहती है कि भविष्य में कोई मेरी परवरिश या मेरी बेटी पर उंगली ना उठा पाए, क्योंकि माँ अपने सारे संस्कार अपनी बेटी को देकर ही ससुराल भेजती है। इतने में ही बाहर से कमल के बोलने की आवाज़ आती है। अरे कहाँ गए सब? यहाँ आओ, देखो मैं क्या बढ़िया खबर लेकर आया हूँ। जल्दी आ जाओ सारे, कहाँ हो सब? क्या बात है पापा, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। ऐसी कौन सी खुशखबरी है, जरा हमें भी बताओ। अरे खुशी की बात है बेटा, सबको बरामदे में लेकर आओ, साथ में बताऊंगा सबको। ठीक है पापा, अभी बुलाता हूँ सबको। दीपक चिल्लाकर सबको आवाज़ लगाता है। शांति और रुचि बीच में ही अपनी बात रोक कर बरामदे में जाने लगी। उधर काजल भी बरामदे में पहुंचती है। अब कमल खुशी से सबको मिठाई खिलाते हुए बताता है। देखो शांति, शहर के एक बहुत अच्छे परिवार से काजल के लिए रिश्ता आया है और वो लोग कल शाम को काजल को देखने आएंगे, इसलिए सारी तैयारी करके रखना। उनका परिवार बहुत अच्छा है, हमारी बेटी वहाँ जाएगी तो बहुत खुश रहेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। आप चिंता ना करो, मैं और बहू मिलकर सब तैयारी कर लेंगे, बस ये रिश्ता बन जाए। ऐसे रिश्ते बहुत ही कम मिलते हैं, हमारी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए। पापा, मैं कल सुबह ही मिठाई और नाश्ते का ऑर्डर दे आऊँगा ताकि बाद में हड़बड़ी ना मचे। लेकिन भैया, अभी इन सब की क्या ज़रूरत है, वो लोग मुझे बस देखने आ रहे हैं ना। अरे मेरी प्यारी ननद रानी, ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। खैर, तुम तो बस अभी आराम करो और हाँ, कल मैं तुमको तैयार कर दूंगी और बाकी काम हम सब कर लेंगे। शादी ब्याह में इतना तो करना ही पड़ता है और तुम बस अपने घूंघट पे ध्यान देना कि वो अच्छे से रहना चाहिए। ठीक है भाभी, आप लोगों को जैसा ठीक लगे। और क्या, हमारे यहाँ तो मायके से ही घूंघट चलता है, यही तो हमारे संस्कार हैं। अगले दिन पूरे घर में खूब चहल पहल रहती है और सब बहुत उत्सुक होते हैं लड़के वालों से मिलने के लिए। उधर रुचि किचन में काम करते हुए अपनी ननद को तौर तरीके और मायके के घूंघट की विशेषता बताती है। वैसे तो मुझे पता है मेरी ननद रानी बहुत होशियार है, लेकिन फिर भी हमेशा अपने मायके के घूंघट की आन ससुराल में बनाए रखना। यही तुम्हारे मायके का दान है जो तुम्हारे साथ जाएगा। क्या भाभी, आप लोगों को कितनी जल्दी है मुझे घर से भगाने की? कब से आप लोग मुझे ससुराल भेजने में तो लगे हुए हो, और वैसे भी घूंघट तो मैं कब से ही करती आ रही हूँ, अब तो इसमें एक्सपर्ट हो गई हूँ। देखो काजल, जैसे मैं यहाँ अपने ससुराल में कभी भी बिना घूंघट किए नहीं रहती, वैसे तुम भी कभी भी अपने ससुराल में बिना घूंघट के मत रहना। ये घूंघट तुम्हें मायके से ही मिला है तो इसका मान रखना। हाँ भाभी, वैसे भी माँ ने मुझे बचपन से यहाँ मायके में भी सर पर पल्ला रखवाया है, तो ये सब तो मैं अच्छे से कर लूँगी। लेकिन गलती से छौंका तगड़ा लग गया, जिससे पूरे किचन में छौंक का धुआं फैल जाता है और रुचि की हालत खराब हो जाती है। वो तेज़ तेज़ खांसने लगती है। ये देखकर काजल उसको संभालते हुए कहती है, भाभी अब तो घूंघट हटाकर सांस ले लो, वरना ऐसे तो दम घुट जाएगा। नहीं नहीं काजल, घूंघट नहीं हटेगा, ये सब तो रोज़ का काम है, इतनी ज़रा सी चीज़ के लिए घूंघट क्यों हटाना? लेकिन भाभी ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, वैसे भी अभी कौन देख रहा है, हटा दो ना घूंघट। नहीं, मैं बस थोड़ा रुक कर पानी पी लूँ तो थोड़ी देर में सब सही हो जाएगा, अब तो इन सब की आदत हो गई है। अच्छा ठीक है भाभी, जैसा आपको ठीक लगे। ये सब देखकर काजल के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, घूंघट नहीं हटना चाहिए। अब शाम को लड़के वाले काजल को देखने आते हैं। उनको काजल बहुत पसंद आती है और वो रिश्ता पक्का करके जाते हैं। कुछ समय बाद काजल की शादी आकाश से हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। आकाश, अब तेरी बहू भी आ गई है, अब तुझे ही इसका ध्यान रखना है ताकि इसको अपने मायके की याद ना आए। जी माँ, अब चिंता न करो, मैं काजल का ध्यान अच्छे से रखूँगा। और बेटा तुम इस घर को अपना ही घर समझना और तुमको यहाँ घूंघट वूंघट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आकर बता देना। जी माँ जी,
लेकिन ये घूंघट मैं नहीं हटा सकती। ये मेरे मायके से ही लगा हुआ है, क्योंकि ये मेरे मायके की मर्यादा है, मेरे माँ पापा का दिया हुआ संस्कार है। क्या कहा बेटा, मायके का घूंघट? अरे बहू मजाक मत करो, ये तुम्हारा ससुराल है और यहाँ तुम्हें कोई घूंघट रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ना इन बातों में बिल्कुल नहीं मानते हैं। माँ जी आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है कि घूंघट लड़की का गहना होता है और लड़कियों को घूंघट में ही रहना चाहिए, वही उनके संस्कार है। अरे अब बस भी करो बहू, अभी अभी तो आई है, धीरे धीरे यहाँ के माहौल में घुल मिल जाएगी। अभी से उसको परेशान मत करो। ठीक है बहू, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे रहो तुम। हाँ ठीक है काजल, अब तुम और आकाश आराम कर लो, बहुत भाग दौड़ हो गई है इन दिनों। ठीक है माँ जी। आकाश और काजल रूम में आराम करने चले जाते हैं। तब आकाश काजल से कहता है, सुनो काजल, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ तुमको लंबा घूंघट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। इतना लंबा घूंघट करने से तुम्हें देखने में दिक्कत आएगी तो तुम्हें चोट भी लग सकती है। देखिए मैं जानती हूँ आप अपने हिसाब से सही बोल रहे होंगे, लेकिन मेरे घर में ना यही सिखाया गया है, घूंघट औरत का गहना होता है और ये अब मेरी जिम्मेदारी है कि ये संस्कार में कायम रखूँ। अरे ठीक है वो बात, लेकिन मेरे परिवार वाले तुमसे घूंघट नहीं करवाना चाहते हैं। हम सभी खुले विचारों वाले हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे घूंघट हटाने से। आप समझ नहीं रहे कि घूंघट की आन क्या होती है। ये मेरे मायके के संस्कार है, तो मैं इसको नहीं हटा सकती हूँ। अरे यार तुम तो समझ ही नहीं रही हो। ठीक है, अब मैं नहीं कहूँगा, ये सब तुम माँ से पूछ लेना। अगले दिन विमला की बहू की मुंह दिखाई की रस्म होती है और आस पड़ोस की सारी औरतें और विमला के रिश्तेदार बहू की मुंह दिखाई करने शाम के समय इकट्ठे हो जाते हैं। काजल वहाँ भी लंबा घूंघट किए हुए बैठी थी। तब विमला उससे घूंघट हटाकर मुंह दिखाने को कहती है, काजल बेटा, ये तेरे दूर की मौसियाँ सास हैं, इनको अपना मुंह दिखा दो, ये सभी मुंह दिखाई करने आई है। नहीं नहीं माँ जी, ये तो मेरे लिए बहुत आदरणीय है, मैं इनके सामने अपना मुंह कैसे खोल सकती हूँ। घूंघट हटाकर चेहरा दिखाना मेरे मायके के संस्कारों में नहीं है। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं मुंह दिखाई नहीं कर सकती। अरे सुनो बहनों, मुझे लगता है विमला की बहू का मुंह टेढ़ा है, इसीलिए वो किसी को अपनी बहू का मुंह नहीं दिखा रही। ये सब दोनों सास बहू की मिली भगत होगी, तभी तो बहू मायके के संस्कार के नाम पर मुंह दिखाई से बच रही है। देखो बहू, यहाँ सबके बीच मेरा मजाक बन रहा है। तुम सबको मुंह दिखाकर इन सबका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। इन लोगों को भी पता चले कि मेरी बहू लाखों में एक है। नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसे सबके सामने अपना घूंघट नहीं खोल सकती, आप मेरी बात समझो ना। देखो देखो, बहू कैसे घूंघट के अंदर से चटर पटर बोले जा रही है, लेकिन घूंघट हटाने में इसको शर्म आ रही है। मैं तो कह रही हूँ बहन, ये अब नाटक दोनों का ही है। ज़रूर इसकी बहू का मुंह टेढ़ा है, तभी तो बहू मुंह नहीं दिखा रही। मुझे तो लगता है इस कमला ने ही अपनी बहू को मुंह दिखाने से मना किया होगा और सबके सामने अब नाटक करिए। नाटक तो देखो दोनों का, ऐसा लग रहा है जैसे हम इसकी बहू को नजर लगा देंगे। ऐसी बात नहीं है, दरअसल ना मेरी बहू सच में बहुत शर्मिली है, वरना मुंह दिखाई करने में क्या ही दिक्कत होती। आप सभी गुस्सा मत करो। अब नाटक ना कर बिबला, जब तेरी बहू घूंघट हटाकर मुंह दिखाने को राजी हो जाए तभी रखना तुम मुंह दिखाई की रस्म, समझी? हम यहाँ फालतू नहीं बैठे, हमें भी बहुत काम है तेरी बहू की मुंह दिखाई के अलावा। यहाँ तेरी बहू के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। विमला अब काजल से नाराज़ होकर चली जाती है। काजल को भी बहुत बुरा लगा और वो अपने रूम में चली गई। अब विमला आकाश और कमलेश को ये सारी बातें बताती है। तब वो तीनों मिलकर काजल का घूंघट हटवाने का प्लान बनाते हैं। पता नहीं कैसी ढीठ बहू है ये, कितना भी कह लो लेकिन इसके कान पर जू नहीं रेंगती, बस एक ही बात बोले जाती है, मायके का घूंघट, मायके का घूंघट। इसको मायके की इज्जत की पड़ी है, लेकिन जो मेरी बेइज्जती हुई सबके सामने उसका कोई फर्क नहीं। सारी औरतें मुझ पर हंस कर गई है। बताओ किसी को क्या बताऊं मैं। माँ शांत हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ ना, मैं करता हूँ बात उससे। बेटा तुम ही समझाओ बहू को कि हर ससुराल के अपने अलग अलग कायदे कानून होते हैं और हमारे यहाँ घूंघट रखने का रिवाज नहीं है। हमारे लिए बहू बेटी समान है। माँ मेरे पास एक प्लान है, मैं काजल को कल बाजार लेकर जाऊँगा और फिर कुछ ऐसा करूँगा जिससे ये अपना घूंघट खोल दे। अब आप चिंता मत करो, कल के बाद आपको इसका घूंघट नहीं दिखेगा। ठीक है आकाश, तुमको जो करना है करो, लेकिन अब मैं भी देखती हूँ बहू अपना घूंघट कैसे नहीं हटाती। मैं तो परेशान हो गई हूँ इसके मायके के घूंघट से। अगले दिन आकाश काजल को कार से बाजार लेकर जाता है। उसके बाद वो जानबूझकर कार पतली गलियों में ले गया। फिर वो काजल को कार से उतरकर पैदल खरीदारी करने को कहता है।
सुनिए ना, मैं कार में बैठी रहूंगी, आप जाकर खरीदारी कर कर आओ ना। देखो काजल, मुझे घर के सामान की शॉपिंग करना नहीं आता, और अगर मैं ही कर लेता तो तुमको यहाँ लेकर क्यों आता? लेकिन यहाँ बहुत भीड़ है और घूंघट में मुझे चलने में दिक्कत होगी। तो तुमसे किसने कहा यहाँ घूंघट करने को? जाओ जल्दी, अब मुझे और भी काम करना है। ठीक है, जाती हूँ, लेकिन मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। माँ सही कह रही है, ये वाकई में बहुत ढीठ है, पर इसका घूंघट तो मैं उतरवा कर रहूँगा। क्या सोच रहे हो आप? मेरा हाथ पकड़कर मुझे सहारा तो दीजिए। हाँ ठीक से चलो। आकाश अब जानबूझकर काजल को गड्ढों वाले रास्ते पर चला रहा था ताकि वो अपना घूंघट हटा दे, लेकिन तभी काजल को ठोकर लगी और वो नीचे गिर गई और उसके पैर में मोच आ गई। अब आकाश परेशान होकर उसको वापस घर ले आता है। उसकी हालत देखकर विमला को भी चिंता होने लगी। अरे आकाश, बहू को क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, ये ठोकर लगकर गिर गई थी। ठोकर लग गई? तो तू कहाँ था? अरे माँ मैं वही था, ये बाजार में थी घूंघट लिए हुए। मैंने इसको मना किया लेकिन वहां भी नहीं मानी। बेटा, तुम बाजार में घूंघट हटा देते तो ये चोट नहीं लगती ना? माँ जी, लेकिन अगर कोई मुझे बाजार में बिना घूंघट के देख लेता तो 10 बातें बनाता। ऊपर से मेरे मायके की घूंघट और मेरी परवरिश पर हजारों सवाल उठाता। ठीक है भाई, तुम्हें जैसा ठीक लगे करो। तुमको दूसरों की फिक्र है, मैं और यहाँ सब तुमसे कह कहकर थक गए। उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे लिए। अरे चुप कर आकाश, अभी बहू को चोट लगी है, उसे आराम करने दे। आकाश को गुस्से में देखकर काजल उदास हो गई। दूसरी तरफ आकाश का प्लान फेल हो गया और काजल का घूंघट तो हटा नहीं। देखो आकाश, अब इस घटना से ये पता चल गया कि बहू आसानी से अपना घूंघट नहीं हटाएगी। ऊपर से कॉलोनी में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। हाँ जी, मुझे भी आए दिन कोई ना कोई नई बात पता चलती है और सारे पड़ोसी इसका जिम्मेदार मुझे मानते हैं। मैं तो हार गया, मैं अब इसके मायके में इसकी शिकायत कर दूंगा। उससे कुछ नहीं होगा आकाश, ये संस्कार उन्हीं के तो दिए हुए हैं। पुराने ख्याल के लोग हैं वो, इसलिए वो इसको गलत नहीं मानेंगे। तो अब हम लोग क्या करें पापा? तुम अपने ससुराल में फ़ोन करके बोलो कि काजल को चोट लग गई है, फिर वो सब बहू को देखने आएंगे। ठीक है पापा, मैं अभी उनको फ़ोन करके बता देता हूँ। लेकिन उससे क्या होगा? मैं अब जैसा तुम सबको समझाता हूँ वैसा ही करना, ठीक है? ठीक है। अब कमलेश विमला को सब कुछ समझा देता है और अगले दिन काजल का पूरा परिवार उसको देखने उसके ससुराल आ गया। काजल के हालचाल लेने के बाद विमला सबको आकाश की शादी की वीडियो देखने के लिए हॉल में बिठाती है। उसके बाद सब गरम चाय समोसे खाकर वीडियो देख रहे थे और वहाँ काजल और रुचि घूंघट किए बैठी थी। बेटा, तुम दोनों घूंघट हटा दो तभी तो वीडियो देख पाओगी। नहीं माँ जी, ये मायके का घूंघट हर औरत का गहना होता है और ये हम नहीं हटा सकते। जी माँ जी, हम लोग ऐसे ही वीडियो देख लेंगे। तुम दोनों के मायके के घूंघट की ऐसी की तैसी। अगर आज ये घूंघट मैंने नहीं उठवाया तो मेरा नाम भी विमला नहीं। विमला अब काजल और रुचि को मिर्ची पकौड़ा खाने को देती है और उसके बाद जाकर पंखा बंद कर देती है। उन दोनों का अब गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। जैसे ही वो दोनों उठने वाली होती है कि विमला जाकर उन दोनों का घूंघट पैरों तक खींचकर लंबा कर देती है और उनको वहीं बैठकर वीडियो देखने को कहती है। थोड़ी देर बाद दोनों से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और दोनों ने एक साथ अपना घूंघट हटा दिया। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वो दोनों पसीने में लथपथ थी। सॉरी माँ जी, मैं और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जी मुझे माफ़ कर दो, आज की परिस्थिति के आगे मैं हार गई। क्या? अब तुम दोनों के मायके के घूंघट की मर्यादा का क्या हुआ? तुम दोनों ने तो उसको मिट्टी में मिला दिया। हमको माफ़ कर दीजिए। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। शांत हो जाओ तुम दोनों। मैंने जानबूझकर ये किया ताकि तुम दोनों के घूंघट हटवा सकूं। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, घूंघट रखने का रिवाज पुराना है और हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। और केवल घूंघट रखने से बड़ों की इज्जत या आदर नहीं हो जाता। आदर और इज्जत हमेशा दिल से की जाती है। जी हाँ, और घूंघट रखना ही है तो केवल सर ढककर भी बड़ों का सम्मान किया जा सकता है। सही कहा भाई साहब, आज हम सबको हमारी गलती का एहसास हो गया। आज से हम अपनी बहू से घूंघट केवल सर तक रखवाएंगे। बहुत बड़ी सीख देती है आपने आज। अब काजल और रुचि केवल सर ढककर रहने लगी, जिससे उनके बड़ों का सम्मान भी हुआ और मायके की घूंघट की मर्यादा का पालन भी।
अब दोनों परिवार खुशी से रहने लगे। साथ ही आकाश के माता पिता की चिंता भी दूर हो गई। उसके बाद विमला ने काजल की मुंह दिखाई रखी, जिसमें सबने उसको खूब गिफ्ट और आशीर्वाद दिए, और विमला ने सबको दिखा दिया कि उसकी बहू बहुत ही सुशील और संस्कारी है और सुंदर भी। सुबह सुबह नंदिनी जल्दी जल्दी घर के कामों में लगी हुई थी। बहू, नाश्ता बना कि नहीं? जी माँ जी, बस चाय छान कर लेकर आ रही हूँ। फिर जैसे ही बहू चाय छानने जाती है, उससे भगोना छूट जाता है और सारी चाय जमीन पर बिखर जाती है। क्या गिरा? अंदर आकर देखती है कि पतीला गिरा है। सत्यानाश हो, सुबह सुबह फिर से एक नुकसान। मेरा बेटा चाय की पत्ती अमेरिका से लाया था, अब बर्बाद हुई ना उतनी चाय पत्ती। उसके पैसे क्या तेरे गरीब माँ बाप देंगे? जेब से फूटी कौड़ी तो निकली नहीं उनके। मर दिया अपना बोझ हमारे सर, वो अलग। सॉरी माँ जी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी है नंदिनी की, जो कि एक गरीब घर से है। इस कारण उसे बार बार गरीबी का ताना झेलना पड़ता है। आखिर नंदिनी कैसे बचेगी इन तानों से, या कोई बड़ा कदम उसकी जिंदगी ही बदल देगा? आइए देखते हैं। एक दिन नंदिनी की ननद पारो घर आती है। कैसी हो माँ? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा। बस तेरी ये जो भाभी है ना, इसी ने जीना मुहाल कर रखा है। चल छोड़, ये बता तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ माँ। माँ ये लो, मेरी सास ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। वो पिछले महीने हम कश्मीर गए थे ना, तो वहीं से माँ जी ने आपके लिए कुछ लिया था। वाह, तेरी सास तो सच में बहुत सोचती है मेरे बारे में। धन्यवाद कहना उनको मेरा। दीदी, अभी 2 महीने पहले ही तो आप लोग शिमला गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कश्मीर भी घुम आए? हाँ भाभी, तो क्या हुआ, जब जेब में पैसे हो तो सब पॉसिबल है। अब मेरा मायका और ससुराल आपके मायके की तरह गरीब थोड़ी ना है कि घर में रहने के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वैसे भी 2 कमरों का घर। कब से खड़ी खड़ी बात कर रही है? मेरी बेटी इतने दिन बाद आई है, कम से कम पानी को तो पूछ ले। गरीब के घर की है ना, क्या जाने खाना पीना। तो क्या माँ गरीब हवा पर जीते हैं? जीते होंगे, इसीलिए तो इसने अब तक तुझे कुछ खाने को ला के नहीं दिया बेटा। सास और ननद की बात नंदिनी को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और जल्दी से ननद के लिए नाश्ता लेकर आती है। ये क्या, नमकीन बिस्किट? माँ, क्या मेरा स्टेटस इतना गिर गया है कि आपकी बहू मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है? नहीं नहीं बेटी रुक, मैं अभी इसकी क्लास लगाती हूँ। नंदिनी, अरे ओ नंदिनी बहू, जल्दी यहाँ। जी माँ जी। ये क्या है? मेरी बेटी को तूने अपने मायके वालों जैसा समझा है क्या, जो नमकीन बिस्किट लाके दे रही है? तेरे मायके में खिलाते होंगे नमकीन बिस्किट। जा मेरी बेटी के लिए बाहर से समोसा जलेबी लेकर आ। माँ, मैंने तो नमकीन बिस्किट इसलिए दिया क्योंकि खाने का समय हो गया है। मैं बस डाइनिंग टेबल पर खाना ही लगाने जा रही हूँ। जो कहा है वो कर, ज़्यादा दिमाग ना दौड़ा, वरना भेज दूंगी तुझे भी तेरे गरीब माँ बाप के घर, फिर सड़ना उसी गरीबी में। नंदिनी बिना कुछ जवाब दिए ननद के लिए जलेबी समोसा लेने चली जाती है, जिस कारण उसे घर आने में देर हो जाती है और सबको खाना परोसने में भी। बहू, आज इतनी देर क्यों लगा दी खाना बनाने में? जी वो पापा जी। इसके आगे कि नंदिनी कुछ बोलती। देर तो करेगी ना रसोई में, इतना सारा सामान देखकर चकरा जो जाती होगी कि इतनी बड़ी रसोई में क्या बनाऊं मैं। इसके मायके में थोड़ी ना इतनी बड़ी रसोई देखी होगी इसने। गरीब की बेटी बड़े घर में शादी हो जाए तो ऐसा ही होता है, लड़कियां फूली ही नहीं समाती, फिर ससुराल वालों को देर से ही खाना खिलाएगी ना। माँ, अब नंदिनी को ऐसा क्यों कह रही हो? भाई, तू भाभी के लिए माँ से क्वेश्चनिंग कर रहा है? अब नहीं बहन, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मुझे पता है नंदिनी ने ही कुछ किया होगा, तभी माँ ऐसा बर्ताव करती है। फिर सभी चुपचाप खाना खाते हैं। उसके बाद नंदिनी
किचन समेटने में लग जाती है कि तभी अचानक से उससे एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। उसी समय पारो पानी पीने वहाँ आती है। सत्यानाश हो भाभी, आप मोम की गुड़िया हो क्या? एक काम ढंग से नहीं कर सकती? आपकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या आपको? हाँ, जब इतने महंगे बर्तन होते इसके यहाँ तभी तो माँ सिखाती ना। अब तो धन्ना सेठ के यहाँ आ गई है, अब तो तोड़ फोड़ लगा ही रहेगा, वरना पता कैसे चलेगा कि मायका भले ही गरीब हो, ससुराल वाले तो करोड़पति है। नंदिनी अब भी चुपचाप उनकी बातों को सुनकर शांत हो जाती है और किचन का काम निपटाकर वहाँ से फटाफट सोने चली जाती है कमरे में। नंदिनी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्यों, क्या हुआ जी? सारा दिन उदास रहती हो, ना ढंग से सजती हो ना संवरती हो। अभी कुछ दिन तो हुए हैं हमारी शादी को, फिर ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? नहीं कुछ नहीं, घर के कामों में बस समय नहीं मिल पाता। तुम नौकरानी नहीं हो, बहुरानी हो इस घर की। समय नहीं मिलता तो समय निकालो मेरी जान। जी। वहीं अगले दिन जब पारो अपने ससुराल जाने लगती है। ये देख बेटी, मैंने तेरे लिए ये साड़ी लाई है। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन ये दूसरी इतनी सस्ती सी साड़ी किसके लिए लाई है माँ? वो तेरी गरीब भाभी है ना, उसी के लिए। उसे कहाँ महंगे ब्रांडेड कपड़े की आदत है, इसलिए उसके लिए ये लोकल सड़क छाप साड़ी ही ठीक रहेगी बेटा। सही कहा आपने माँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर पारो अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन नंदिनी अब हर बात पर मायके के ताने सुनकर परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन जब सभी बाहर जा रहे होते हैं कि अरे ओ महारानी, तुम कहाँ चली? क्यों, आप लोगों के साथ? और ये घर, ये कौन संभालेगा? तेरी वो गरीब माँ या बाप? जा जाके घर संभाल, तुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन माँ। कुछ नहीं, चल चुपचाप। घर में भी किसी का रहना ज़रूरी है। बेचारा बेटा माँ के सामने कुछ नहीं कह पाता। वहीं शाम को। नंदिनी, एक बात बताओ, माँ तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? क्योंकि मेरा मायका गरीब है। हर बात पर माँ गरीबी का ताना देती है। इतना तक कि पारो दीदी आई थी तो वो भी मेरे माँ पापा के हालात को लेकर बुरा भला कहती थी। लेकिन ये ठीक नहीं है, मैं माँ से बात करता हूँ। नहीं जी, फालतू में घर में कलेश होगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर में कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है। वहीं शाम को नंदिनी के माता पिता उससे मिलने आते हैं। अरे, आप लोग यहाँ कैसे? मैं तो बस अपनी बच्ची से मिलने आई थी। आपको पता नहीं, बेटी के ससुराल खाली हाथ नहीं जाते। अरे कुछ नहीं तो एक मिठाई का डिब्बा ही लेते आते। बैठिए, मैं नंदिनी को बुलाकर लाती हूँ। अरे सोफे पर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ ज़मीन पर बैठिए। यहाँ? हाँ, यहाँ। फिर वो नंदिनी को बुलाती है। वहीं नंदिनी अपने माता पिता को ज़मीन पर बैठा देखकर काफ़ी हैरान होती है। माँ पापा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? उठो, अब मेरे कमरे में चलो। कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं मिल ले और यहीं से विदा कर। आप लोग यहाँ क्यों बैठे थे? वो सब छोड़ बेटी, मैं तो तुझसे मिलने आई थी। बहुत दिन हो गए ना तुझे देखे, तो बस मन किया कि मिल लो। हाँ बेटा, अब दिल को सुकून मिला तुझसे मिलकर। अब हम चलते हैं। माता पिता तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अब नंदिनी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो ये निश्चय कर लेती है कि सास को सबक सिखा कर रहेगी। अब नंदिनी कोई काम ढंग से नहीं करती और सास जो काम करने जाए उसे भी बिगाड़ देती और फिर सास का डायलॉग सास को ही चिपका देती। एक दिन सास के हाथ से उसका मोबाइल गिर जाता है। ओहो, ये तो गिरकर खराब हो गया। बहू, ये मोबाइल अंश को दे के बनवाने को कह देना। अपने पति को कहो ना, मेरे पति को क्यों? और मोबाइल कितना महंगा आता है, संभाल कर रखा कीजिए। आपके अमीर मायके वाले नहीं दे के गए। ये अमीरी तो बस दिखावा है, जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकलती उनकी। आती हैं तो सूखा लड्डू लेकर, जिसे कुत्ता भी न खाए। सास बहू को एकटक देखती रह जाती है।
ऐसे ही अब हर बात पर बहू सास को जवाब देने लगती है। फिर एक दिन, आज मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, अपनी कैंची जैसी ज़बान बंद रखना और ढंग से सारे काम करना, कुछ अच्छा खाने में बना लेना। ठीक है। जिसके बाद बहू किचन के कामों में लग जाती है और जब सास के भाई भाभी आते हैं तो, लीजिए मामा जी चाय पीजिए और ये लीजिए बिस्किट खाइए। ये बिस्कुट तो कुत्ते वाले हैं ना, और पानी से कितनी बदबू आ रही है। हाँ तो क्या हुआ, ज़मीन के नीचे का पानी है, वो तो अच्छा होता है, और बिस्किट कुत्ते वाली है तो क्या हुआ। आपका स्टेटस मेंटेन करने के लिए सबसे महंगी बिस्किट लाई हूँ मैं। दीदी क्या है ये, आपने हमारी इंसल्ट करने को यहाँ बुलाया है क्या हमें? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बहू जाने क्यों ऐसा कर रही है। शांति से ढंग से काम कर, वरना तुझे भी तेरे फटीचर माँ बाप के पास भेज दूंगी। सॉरी माँ जी। मामा मामी चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। डाइनिंग टेबल हर प्रकार के खाने से भरा होता है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। चलो बहू ने नाक कटाने से तो बचा लिया। लेकिन मामी एक निवाला खाते ही, थू, ये क्या, खाने से कितनी स्मेल आ रही है। हाँ बहू, तुमने आज ही इतना खाना बनाया और इतनी जल्दी खराब हो गया। नहीं नहीं मामा जी, ये सब खाना तो 1 महीना पुराना है, आज फ्रिज से निकाला ताकि सब खत्म हो जाए। ये देखकर मामा मामी को बहुत गुस्सा आता है। दीदी आज के बाद अगर हमारी इंसल्ट करानी हो ना तो कभी घर मत बुलाना। हाँ, और अगर मेहमान की खातिरदारी करनी नहीं आती तो हमारे घर आ जाओ दीदी, हम सिखा देंगे। वैसे भी हम तुम्हारे ससुराल वालों की तरह गरीब नहीं है। आज पहली बार सास को गरीबी का ताना मिला था। ये सुनकर सास गुस्से से बौखला जाती है और बहू पर भड़क जाती है। तूने ऐसा जानबूझकर किया ना, मैं सब जानती हूँ। हाँ, जानबूझकर ही किया ताकि आपको सबक मिले। आपके मायके वालों के साथ गलत हुआ तो आपको गुस्सा आया, आपको गरीबी का ताना मिला तो इतना बुरा लगा। और मेरे बारे में सोचो, जब से आई हूँ एक दिन भी ऐसा नहीं कि आपने मेरे मायके वालों को बुरा भला नहीं कहा हो, लेकिन मैंने तो सब सह लिया। इसके बावजूद आपने मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती की, बस उसी का सबक था ये। ये सुनकर सास को अपनी गलती का एहसास होता है। माफ़ करते मुझे, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। जिसके बाद सास बहू को गरीब मायके का ताना देना बंद कर देती है और हंसी खुशी से अपनी बहू को रखती है।